चैप्टर नंबर 3 तक जो है, चैप्टर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट तक जो है हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 हमने कवर किए थे। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 12 से लेकर 12, 13, 14। सेक्शन 12, 13, 14 और 15 जो है वो चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखे गए हैं, जिसकी हेडिंग है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। बात करता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज जो हम पार्ट कवर करेंगे वो टाइम का पार्ट कवर करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, जिसको हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, जिसके ऊपर जीएसटी लगना है। आज जो हमने करना है टाइम ऑफ सप्लाई, इसके लिए सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14, ये तीन सेक्शन जो हैं ये टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बन जाती है ये, क्योंकि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगी कि उनको जीएसटी जल्दी से जल्दी मिले, और उनको जीएसटी जल्दी से जल्दी मिले। और एसएससी टैक्स पेयर क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि डेफर होए, वो लेट से लेट जो है जीएसटी की लाइबिलिटी आए। लेकिन जो जीएसटी के प्रोविजन बनाने हैं वो किसने बनाने हैं, कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट ने बनाने हैं। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको क्या चाहेगी कि जल्दी से जल्दी ऐसा जो है टाइम ऑफ सप्लाई निकले। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ऐसा टाइम, जिस टाइम पे हमारा गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी उस जीएसटी को कलेक्ट करने की, उस मंथ पे। मतलब पर्टिकुलर अगर हम मंथ की बात करें, अगर मंथ है जून 2021, तो जून 2021 में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से जो जोन सी सप्लाई बनेगी टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जून 2021, तो वो सबकी लाइबिलिटी जो है जून 2021 में इंकर्ड हो जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है सप्लाईज कवर हो जाएं उसी मंथ के अंदर। तो अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल से कि किस तरीके से, अगर हम इसको किसी ट्रांजेक्शन से कोरिलेट करें, तो ट्रांजेक्शन जब होती है तो ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें बन के आती हैं। अगर किसी नॉर्मल ट्रांजेक्शन, कोई भी एक ट्रांजेक्शन की बात करें, एक सेलर है, हम इसको कहेंगे सप्लायर, और एक रेसिपिएंट है। दोनों पार्टी हो गई। सप्लायर ने गुड्स सेल करने हैं या सर्विसेज रेंडर करनी है, ठीक है। अभी हम गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इसने गुड्स सेल करने हैं, इसने क्या करने हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है गुड्स की। मान लेते हैं इसको टीवी चाहिए, इसको टीवी चाहिए, और ये जो है ये टीवी का डीलर है। ये मान लेते हैं एलजी की शॉप है, एलजी का शोरूम है। तो इसको टीवी चाहिए एलजी का, और ये जो है एलजी का शोरूम है। इसका पर्पस क्या है, सप्लायर का? सप्लायर का पर्पस है सेल करना। इसका पर्पस क्या है, बाय करना। रेसिपिएंट का पर्पस क्या है, बाय करना। सेलर का पर्पस क्या है, सेल करना। जब ये इससे माल खरीदेगा, जब ये इससे बाय करेगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। इसने मान लेते हैं टीवी लिया 10,000 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ये 10,000 का जब ये टीवी लेगा, इसने टीवी लेने गया एलजी के शोरूम में और इसने टीवी ले लिया। अब ये जब लेके आएगा वापस, तो इसके ये रेसिपिएंट क्या क्या चीजें लेके आएगा, क्या क्या इसको मिलेगा। इसको गुड्स, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो है टीवी, एक टीवी लेके आएगा। इसके साथ वो क्या लेके आएगा, इसको क्या मिलेगा, और साथ में उस टीवी का इनवॉइस मिलेगा, ठीक है। वारंटी कार्ड वगैरह वो तो चलो अंदर इनबिल्ट हो गया, मान लेते हैं। जो इसको जो सप्लायर है वो क्या देगा, सप्लायर क्या इशू करेगा, इसको इनवॉइस इशू करेगा और गुड्स देगा। और जो रेसिपिएंट है वो सेलर को क्या देगा, वो उसको मनी देगा, उसको 10,000 रुपए देगा, ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल के लिए मतलब 10,000 मान लेते हैं, प्लस जीएसटी है तो प्लस जीएसटी दे, 10,000 प्लस जीएसटी 18% मान लेते हैं इसका रेट है, तो 1,800 रुपये, ये 11,800 इसको दे के आ जाएगा, और टीवी इसको जो है 1,800, 11,800, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन यही हो गई। ये इसको जरूरत थी टीवी की, ये टीवी लेने गया, इसने टीवी लेके आया। जो भी हम तीनों के तीनों सेक्शन पढ़ेंगे
मेनली अगर हम बात करें सेक्शन 12 और 13 की, उसके लिए हमें एग्जाम्पल से कोरिलेट जितना करेंगे उसको हमें समझ आएगा। वो दोनों सेक्शन, सेक्शन 12 जो है वो गुड्स के रिगार्डिंग में है कि गुड्स के केस में कब टाइम ऑफ सप्लाई आता है, और सेक्शन 13 जो है वो सर्विसेज के केस में है कि सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई के क्या प्रोविजन है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल अगर इस गुड्स की जगह हम सर्विस को भी कोरिलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक ही पैटर्न में रहता है। हमने बेसिकली ये देखना है कि फ्लो क्या होता है। जब रेसिपिएंट जाता है सामान लेने के लिए तो वो सामान लेके आता है, उसका बिल मिल जाता है उसको, और वो पेमेंट कर देता है। तीन चीजें होती हैं। हमने अगर बात करें तो हमारी तीन चीजें यहाँ पे निकल के आई। पहली चीज क्या निकल के आई? गुड्स। पहली चीज जो ट्रांजेक्शन, पहली ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन के अंदर इंकर्ड हुई, एक तो गुड्स की मूवमेंट इंकर्ड हुई, गुड्स की मूवमेंट इंकर्ड हुई। दूसरा क्या हुआ? दूसरा इनवॉइस इशू हुआ, सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया। तीसरा क्या हुआ? तीसरा पेमेंट हुई। इन तीन चीजों के अलावा कुछ और हुआ? कुछ और नहीं हुआ। ये तीन चीजें जो है इस ट्रांजैक्शन में इंकर्ड हुई। और इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन, अगर हम नॉर्मल लेके चलें, हम दुकान में जाते हैं, हम सामान लेने जाते हैं, हम क्या करते हैं? उसको पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, इनवॉइस ले लेते हैं। दो चीजें हमारे पास आ गई, हमने उसको पेमेंट कर दी, तो हमारे पे हमारी ट्रांजेक्शन फुलफिल हो गई। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन फ्लो करती है। ये जो ट्रांजेक्शन है ये गुड्स के रिगार्ड में है। अगर यही सर्विसेज का केस होगा तो क्या होगा? सर्विसेज की साथ में बात ले लेते हैं। तो सर्विसेज के केस में क्या होगा? सर्विसेज के केस में गुड्स तो है नहीं, तो फिजिकली को तो कुछ नहीं मिलना, फिजिकली मूवमेंट भी कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो सप्लायर जो है वो इनवॉइस देगा, इनवॉइस इशू करेगा सप्लायर। ठीक है, किसी ने सीए सर्विसेज ली, उसने कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी ने हॉस्पिटल गया, उसकी सर्विस ली, उसने पेमेंट करी और इनवॉइस उसको मिल गया। ठीक है, तो इनवॉइस मिला और दूसरा क्या हुआ? पेमेंट उसने करी। दो ही चीजें इंकर्ड हुई। सर्विसेज के केस में दो चीजें हुई और गुड्स के केस में तीन चीजें हुई। गुड्स के केस में गुड्स की डिलीवरी हुई और साथ में इनवॉइस और पेमेंट। तीन चीजें, तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। यही तीन बातें गवर्नमेंट ने भी सोची, यही तीन बातें गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने सोची, और यही दो बातें सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट ने सोची। और गवर्नमेंट ने कहा कि ये तीनों के तीनों में से जोन सी चीजें जल्दी से जल्दी हो जाएंगी, वो हम उसका क्या कर देंगे? उसको हम कह देंगे उस मंथ में उसका टाइम ऑफ सप्लाई इंकर्ड कर देंगे। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको एग्जांपल लेके समझते हैं अब आगे। अब हमने तीन बातें जो, तीन चीजें जो ध्यान में रखी, सबसे पहले गुड्स का केस लेते हैं अभी हम। गुड्स का, अगर गुड्स में हमने पहले लिया कि गुड्स की मूवमेंट होगी, उसके बाद हमने बात करी गुड्स के मूवमेंट के साथ इनवॉइस इशू होगा, तीसरी हमने बात करी कि पेमेंट होगी। ठीक है, यही तीनों चीजें होंगी। लेकिन ये तीनों चीजें हमने जो एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया कि हम दुकान में गए, वहां से हमने गुड्स लिए, इनवॉइस भी लिया और पेमेंट दे दी। वो एक ही दिन में, हमने मान ली कि एक ही दिन में वो ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जो है हमें आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर हम कहें कई बार हमें जो है उधार पे भी माल मिलता है। उधार पे माल लिया, उधार पे माल लेने के केस में क्या होगा? उधार पे माल लिया, हम जो है शॉप पे गए, शॉप पे गए, ठीक है, यहां से हमने टीवी जो है वो ले लिया। हमने ये ट्रांजैक्शन जो करी, मान लेते हैं 1 जुलाई, या इसको हम लेते हैं 1 अप्रैल 2021 को हमने ये टीवी लेके आए। ठीक है, लेकिन अच्छी जान पहचान थी, उसने कहा कोई नहीं, पेमेंट बाद में दे देना। इसने जो है उस टाइम पे पेमेंट नहीं करी। ठीक है, गुड्स की मूवमेंट हो गई, गुड्स ले आया, और मान लेते हैं इनवॉइस भी मिल गया इसको, इनवॉइस भी मिल गया, गुड्स भी मिल गए। इसने पेमेंट नहीं करी। पेमेंट जो है, पेमेंट की डेट बाद में उसने जो है उसको अगले महीने जो है 2/5/2021 को उसने पेमेंट करी। 2/5/2021 को उसने पेमेंट करी। गुड्स की मूवमेंट, ये दोनों चीजें कब हो गई? 1/4/2021 को जो है पहली दोनों चीजें हो गई, लेकिन पेमेंट बाद में हुई। दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है जहां पे एडवांस पेमेंट आ गई। ऐसा भी हो सकता है ना, शॉप पे टीवी अवेलेबल नहीं था, टीवी अवेलेबल नहीं था, ये गया बंदा टीवी लेने,
टीवी नहीं था। इसने कहा कोई नहीं, आप पेमेंट कर दो। उसने कहा 10,000 रुपये जो टीवी का प्राइस है आप पे कर दो, तो थोड़े दिन में टीवी आ जाएगा और ये मैं आपको टीवी दे दूंगा। इसमें क्या हो गया, इसने ये मान लेते हैं ये गया था 31/5/2021 को गया था टीवी लेने। इसको टीवी नहीं मिला, लेकिन भरोसे वाला बंदा था, उसने कहा कोई बात नहीं, आप मंगा देना, मैं पेमेंट दे जाता हूँ। उसने पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट कर दी 31/3/2021 को, लेकिन टीवी नहीं मिला। अभी टीवी नहीं मिला, उसने अगले दिन ही टीवी मंगा दिया। 1 जून 2021 को जो है उसको टीवी मिल गया, अगले महीने उसको टीवी मिल गया। तो यहाँ पे अब जो एग्जांपल हमने चेंज कर दिया, उसमें क्या डेट बढ़ गई, पेमेंट की डेट आ गई हमारी 31/5/2021। और अगर हम बात करें गुड्स या इसकी, तो ऐसे केसेस में उसने उसकी जो डेट हो गई वो डिफरेंट हो गई, वो बन गई हमारी गुड्स और इनवॉइस की डेट बन गई 1/6/2021। और ये भी हो सकता है कि वो इनवॉइस इश्यू कर चुका हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो इनवॉइस इश्यू कर चुका हो लेकिन गुड्स की मूवमेंट ना हुई हो, लेकिन डिलीवरी चलान के थ्रू, लेकिन हम मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों जो है गुड्स के साथ ही जो है बिल इशू किया उसने, तो हम मान लेते हैं अभी 2 केसेस है। लेकिन हमारे सिनेरियो कितने बनेंगे, 3 सिनेरियो बनेंगे, एक गुड्स की मूवमेंट होगी, एक इनवॉइस की होगी और एक पेमेंट की होगी। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है उसका रेवेन्यू जो है हमें मिल जाए, उस ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू जो है मिल जाए। जैसे इसमें पेमेंट मिल गई 31/5 को, पेमेंट मिल गई इस शॉपकीपर को, जो है पेमेंट मिल गई 31/5 को, ठीक है, जो मई मंथ में, मई 2021 में इसको पेमेंट मिल गई। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, और इसने लेकिन अभी सप्लाई नहीं करी है, सप्लाई इसने कब करी है, 1 जून 2021 को। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है इसका मई 2021 ही बन जाए और जल्दी से जल्दी जो है गवर्नमेंट को राइट बन जाए कि उसका उसके ऊपर टैक्स वो ले ले। तो गवर्नमेंट जो चाहेगी, और हमने वो जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया था जिसमें उसने क्या किया था, पहले वाले में क्या किया था, उसने उधार पे माल बेचा था, पेमेंट बाद में दी थी। मान लो ये टीवी जो है एक लेके गया वो 1 अप्रैल 2021 को, और इसने जब पेमेंट करी थी, ये मान लेते हैं हम कि इसने 5 मई 2021 को उसने पेमेंट करी, 1 महीने बाद उसने पेमेंट करी। तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि अप्रैल 2021 को ही, अप्रैल 2021 को ही उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाए और जल्दी से जल्दी जो है हमें उसका इस ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी मिल जाए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पेमेंट पहले हो गई थी, यहाँ पे पेमेंट पहले हो गई थी, तो यहाँ पे पेमेंट मई में हो गई थी लेकिन टीवी गया जून में। यहाँ पे टीवी कब आया था, जून में। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहेगी, पहले जो भी पहले हो जाए हम उसको टाइम ऑफ सप्लाई बना दें, और ताकि हमारे पास फटाफट उसी महीने के अंदर जो है हमें उसका जो है जीएसटी मिल जाए। तो ऐसे में क्या करा गवर्नमेंट ने, अब हम समझ गए होंगे कि प्रोविजन किस हिसाब से गवर्नमेंट ड्राफ्ट करेगी। गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि इनमें से जो भी पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो जाए, आपको चाहे पेमेंट मिल जाए, चाहे आप इनवॉइस काट दो, चाहे आप डिलीवरी कर दो, जो भी पहले हो जाएगा हम मान लेंगे कि उस डेट के में ही आपकी जो है सप्लाई हो गई, हम उस डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, और उस डेट में, उस डेट को जो है हमारे ऊपर हमारे राइट बन जाएगा कि हम जीएसटी ले सकें। लॉजिक समझना जरूरी है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं इस मूवमेंट की, इनवॉइस की और पेमेंट की। जब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं लेकिन क्या होगा कि डेफर ना हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है डेफर ना हो, उसको नुकसान ना हो, तो वो चाहेगी कि पहले ही ट्रांजैक्शन में से कुछ भी पहले इंकर्ड हो जाए तो उसके पास राइट बन जाए कि वो जो है पेमेंट कलेक्ट कर सके। तो इस तरीके के उसने प्रोविजन जो है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में डाल दिए कि उसमें बेसिकली यही बातें लिखी गई कि इनमें से कुछ भी पहले इंकर्ड हो जाएगा तो मैं जो है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो है मेरा राइट बन जाएगा कि मैं जो है जीएसटी कलेक्ट कर सकूं। जीएसटी लेवी और कलेक्शन के लिए सेक्शन 9 हमने रेफर किया था लास्ट टाइम हमने सेक्शन 9 जब कवर किया था तो हमने वहां पे पावर देखी थी, सेक्शन 9 में लेवी एंड कलेक्शन की पावर थी। लेकिन यहाँ पे कब वो पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा, जब वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से उस मंथ में उस ट्रांजैक्शन को फॉलो हो जाएगी। जैसे ही ये 3 चीजों में से कुछ इंकर्ड हो जाएगा तो उसके बाद राइट आ जाएगा, उसके पास उस मंथ के अंदर गवर्नमेंट के पास राइट आ जाएगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लेने का। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से सर्विसेज में भी चलेगा। सर्विसेज में भी यही होगा, वहां पे भी जो है, वहां पे क्या चीजें बन के आएंगी, वहां पे इनवॉइस बन के आएगा और क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज की बात करें तो वहां पे गुड्स की मूवमेंट तो होगी नहीं, वहां पे क्या रहेगा, इनवॉइस और पेमेंट।
जब वो सर्विस रेंडर होगी तो क्या क्या चीजें होंगी, एक इनवॉइस इशू होगा, सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा और रेसिपिएंट उसको उसकी पेमेंट कर देगा, यही चीजें होंगी, राइट। तो यही चीजें होंगी, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि जो पहले हो जाए वो वहां पे जो है टाइम ऑफ सप्लाई इंकर्ड हो जाए। अगर इनवॉइस पहले इशू कर दिया, मान लो इनवॉइस 2021 में इनवॉइस कर दिया, लेकिन पेमेंट जो है पेमेंट नहीं आई, उधार पे है माल, मान लेते हैं इसकी पेमेंट आई जुलाई 2021 पे, तो गवर्नमेंट तो कहेगी भैया मेरे को तो मई पे ही दे दो, तुम मई में ही आपने इनवॉइस इशू कर दिया, इस इनवॉइस के ऊपर जो जीएसटी लगाया है आपने, आप मई मंथ में ही मेरे को दे दो, मैं जून तक जुलाई तक वेट नहीं कर सकती। या फिर इसका उल्टा कर दें, यहाँ मान लेते हैं जुलाई 2021 में जो है इनवॉइस इशू किया था, लेकिन पेमेंट इसकी एडवांस ही आ गई, पेमेंट पहले ही दे गया, बहुत बढ़िया बंदा था ये, सब कहता कोई बात नहीं, आप कभी भी जो है मेरे को सर्विस दे देना और इनवॉइस इशू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अप्रैल 2021 में उसने पेमेंट पहले ही दे गया था, तो वो कहता है कि आपको, गवर्नमेंट कहती है कि आपको तो पैसे आ गए हैं, तो आप मुझे भैया इसका जीएसटी दे दो। तो इस तरीके से कुछ भी पहले इंकर्ड होगा, तो वहां पे अगर हम बात करें सर्विसेज की या हम बात करें गुड्स की, तो वहां पे दोनों केसेस में क्या होगा कि दोनों केसेस में जो है जीएसटी इंकर्ड हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। तो यही प्रोविजन सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में लिखे गए हैं। अगर ये एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं तो अब जब हम सेक्शन 12 13 पढ़ेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के हिसाब से अगर इसको हम प्रैक्टिकली रिलेट करके चलेंगे साथ साथ कि क्या माइंडसेट रहेगा गवर्नमेंट का, हमने गवर्नमेंट का माइंडसेट देखा कि गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि जल्दी से जल्दी हो, और एसएससी क्या चाहेगा देर से देर हो, डिले हो जाए, वो बाद में जितना बाद में हो। लेकिन लॉ कौन बना रहा है, लॉ कौन बना रहा है, गवर्नमेंट के हाथ पे है। तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको फ्रेम कर रखा है कि कुछ भी पहले इंकर्ड होगा तो भैया मेरे पास पावर आ जाएगी, मैं उस मंथ में मानूंगी कि तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी दे दो। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर सर्विसेज का ही अगर थोड़ा सा आगे और समझे, तो यहाँ पे जो ये वाला हमने एग्जांपल लिया जहाँ पे जुलाई में, ये प्रैक्टिकली पार्ट में समझा रहा हूँ, ये प्रोविजन में नहीं है, ये प्रैक्टिकली अगर इसको और डिटेल में समझने के लिए, अब इसको जो है इनवॉइस इसने बाद में इशू किया, इनवॉइस इसने बाद में इशू किया जुलाई 2021 में, लेकिन इसको पेमेंट पहले ही आ गई 10,000 रुपए। इसको पेमेंट मान लो इनके बाद जो है सर्विसेज की बात हुई थी, सर्विसेज देनी थी, मान लेते हैं एक इंस्टॉलेशन सर्विस देनी थी, किसी जो है इंस्टॉलेशन सर्विसेज रेंडर करनी थी, या कोई भी सर्विस मान सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो सर्विसेज का रेट तय हो गया था कि 10,000 प्लस 10,000 या कुछ 15,000 ले लो, 15,000 रुपये लूंगा, सप्लायर कहता है मैं 15,000 लूंगा इस सर्विस के, 15,000 प्लस जीएसटी, 15,000 प्लस जीएसटी लूंगा, लेकिन ये पेमेंट अप्रैल में जो है 10,000 रुपए की कर गया था। अब टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से तो प्रोविजन कहता है कि 10,000 आपका पहले आ गया है, 10,000 के हिसाब से जो है हमारी जो है टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है, हमारे को अप्रैल 2021 में जो है जीएसटी दे दो। अब अप्रैल 2021 में जीएसटी वो किसी तरीके से निकालेगा कि या वो 10,000 रुपए देके गया है, 15,000 पूरी भी पेमेंट नहीं करी है और ये 10,000 पेमेंट करी है, ये 10,000 कैसे माना जाएगा, ये 10,000 माना जाएगा कि इस 10,000 में जो है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी, ये जो पेमेंट आई है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसके ऊपर जीएसटी निकालने के लिए 10,000 डिवाइड बाय 118 इंटू इंटू 18, इस तरीके से जो है इसका अमाउंट निकल जाएगा, जो भी इसका अमाउंट निकल जाएगा ये जीएसटी का अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पे ये 10,000 जो है इंक्लूडिंग जीएसटी मान लिया गया। इसका अगर अमाउंट निकाला जाए, तो इसका अगर अमाउंट निकाला जाए तो 10,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 18, तो हमारा आ गया 1,500, 18% के हिसाब से इसका आ गया 1,525 रुपए जो है हमारा जीएसटी बन गया। तो हमारा क्या बन गया, माइनस करें अगर हम इसको, माइनस 1,525 माइनस 10,000, ये हमारा बन गया। तो हमारा इस ट्रांजेक्शन का इनवॉइस क्या बन जाएगा, वैल्यू मानी जाएगी 8475, 18% जीएसटी माना जाएगा, कितना था 1525, और टोटल हो गया ये 10,000 रुपए। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल पार्ट में बता दिया। प्रोविजन तो ये कहता है कि सेक्शन 12 तो ये कहता है कि जो पहले इंकर्ड हो जाएगा वहां पे मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई इंकर्ड हो गया। ये आगे समझाने के लिए कि 10,000 को किस तरीके से उसने दे दिया, तो ये हमारा मान लेंगे 1,525 रुपए जो है यहाँ पे मान ले, गवर्नमेंट कहेगी कि अप्रैल 2021 में आप जमा कर दो।
बाकी जो 5,000 बच गया, 5,000 प्लस जीएसटी, उसको जो है वो बैलेंस पेमेंट किस तरीके से करेगा। अब बैलेंस पेमेंट कितनी रह गई इसकी 85, बैलेंस पेमेंट कितनी रह गई इसकी 15,000 प्लस जीएसटी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, तो कितनी रह जाएगी इसकी वैल्यू 15,000 माइनस माइनस कितना करेंगे 10,000, नहीं माइनस करेंगे 8475। वैल्यू तो ये थी ना, जो ये वैल्यू रिसीव हो गई है वो तो इतनी वैल्यू रिसीव हुई है, तो माइनस अगर हम करें 8475 माइनस 15,000, तो अब इसका बैलेंस जो बच जाएगा 6525। नेक्स्ट जो ये लेगा प्लस जीएसटी, नेक्स्ट ये इतना इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, तो इसकी टोटल वैल्यू बन के आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू बन के आ जाएगी 15,000 प्लस जीएसटी। ये तो कैलकुलेशन पार्ट हो गई। प्रोविजन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में ले गया कि कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। और अगर ये नॉर्मल वाला प्रोविजन रहेगा, जो नॉर्मल हमने बात करी कि इनवॉइस पहले आ गया पेमेंट बाद में आई, तो इनवॉइस पहले आ गया तो वहां पे तो 15,000 प्लस जीएसटी का इनवॉइस इशू किया होगा सप्लायर ने, या जो भी मान लो उसने पार्टली इनवॉइस इशू किया है 10,000 प्लस जीएसटी, तो जो इनवॉइस में उसने जीएसटी लगाया है उतने की एज इट इज उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, इसमें तो इनवॉइस ही इशू हो रहा है, तो इनवॉइस में जीएसटी मेंशन ही है। जहां बात वहां पे है जहां पे पेमेंट पहले आ गई, इनवॉइस अभी इशू नहीं हुआ, तो वहां पे हमें रिवर्स कैलकुलेशन करके जो है अमाउंट निकालना पड़ता है कि कितना अमाउंट जो है निकल के आएगा, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू जो है निकल जाती है रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से। अब हमने जो देखा वो देखा सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 क्या कहता है, और इसी तरीके से सेक्शन 13, सेक्शन 12 और 13 जो है दोनों के दोनों सिमिलर सेक्शन जो है, एक ही तरीके की बात करते हैं। अब हम चलते हैं प्रोविजन में। प्रोविजन में हमने बात करी कि चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी के अंदर टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम टाइम की बात आज करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई की, और वैल्यू ऑफ सप्लाई की हम बाद में बात करेंगे, उसको अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है वो। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई काफी लेंदी रहेगा, वहां पे हमने रूल्स 27 से लेकर 35 तक रूल्स भी कवर करने हैं, तो वो बहुत ही लेंदी है, उसको अलग से कवर करेंगे। आज हम करेंगे सेक्शन 12, 13 और 14। तो अब हमने बात कर ली कि क्या बेसिक है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे, इस प्रोविजन क्या में क्या बात करनी है, इसमें गवर्नमेंट की में क्या इंटेंशन रहेगी और एसएससी की क्या इंटेंशन रहेगी। अब हम इस प्रोविजन को जो है फटाफट कवर अप कर सकते हैं अगर हमें एग्जांपल जो अभी हमने लिए वो क्लियर है तो। इसमें कहता है आफ्टर आफ्टर ascertaining whether a transaction fall under the definition of supply, we come to the next pertaining issue that the date of charging such event। अभी तो हमने बात करी थी वो सप्लाई की, जो हमने डिस्कशन कर चुके हैं सेक्शन 7 में, कि सेक्शन 7 के साथ हमने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 रेफर करे थे। वहां पे सप्लाई देखा था कि सप्लाई कब मान ली जाएंगी। सप्लाई तो मान ली, कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है, लेकिन उसमें टैक्स किस टाइम पे लेना है, किस मंथ में लेना है। अगर हम इसको समझने की बात करें तो अगर हम कहें क्योंकि मंथली रिटर्न है या क्वार्टरली रिटर्न है, तो हम किस मंथ में या किस क्वार्टर में जो है उसको कवर करके चलें। गवर्नमेंट का कब राइट मिलेगा कि उस क्वार्टर में या मंथ में उसको उसके ऊपर जीएसटी ले ले, तो वो जो सारी बातें बताएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा। तो ये कहता है डेट, हमें इसमें देखना क्या है, हमें क्या निकालनी है, डेट व्हेन द लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स अराइजेस which is covered by the provision of time of supply under GST. Under CGST Act, Section 12, 13, 14 deal with the provision related to time of supply। ठीक है, हमने बात करी कि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 12, 13 और 14 तीन सेक्शन जो है हम बात करेंगे। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेम इसी तरीके के जैसे हम सीजीएसटी में पढ़ते हैं वैसे ही आईजीएसटी में उस तरीके से बात करी जाती है। तो सेम अगर हम बात करें सेक्शन 20 जो है वो भी आईजीएसटी का सेक्शन 20 जो है वो भी इसी के रिगार्डिंग बात करता है। वो क्या बताता है, दीज प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ लेविएबल टू आईजीएसटी। इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी लगेगा, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा वो सेक्शन 20 बताता है जीएसटी का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीजीएसटी का सेक्शन 12, 13 और 14 जो है इसके बारे में बताता है। टाइम ऑफ सप्लाई है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट ऑफ टाइम। बेसिकली हमें इसमें क्या निकालनी है, डेट निकालनी है, वो डेट जिस मंथ में फॉल करेगी उस मंथ में हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी जीएसटी पे करने की। Point of time when goods and services are considered to be supplied, it is a time when supply has been made। सप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई अगर सेक्शन 7 में, उसके बाद हम देखते हैं कि कब जो है इसके ऊपर टैक्स देना है।
इट एनेबल द रजिस्टर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हेन द लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेमेंट हैज अराइजन, कब जो है इसके ऊपर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें पेमेंट देनी है, ये बात बताता है हमें सेक्शन 12, 13 और 14, बेसिकली द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग लेट डिवाइड अवर दिस सेक्शन इनटू 4 पार्ट। अगर हम इसकी बात करें तो सेक्शन 12 में हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई किसका, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कशन करेंगे सेक्शन नंबर 12 के अंदर। सेक्शन नंबर 13 के में हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई किसकी, सर्विसेज के केस में। अभी हमने दोनों पार्ट में डिवाइड करा है कि गुड्स के केस में क्या 3 कंपोनेंट रहेंगे, सर्विसेज के केस में क्या 2 कंपोनेंट रहेंगे, वो हमने बात करी। तो वहां पे हम सेक्शन 12 में गुड्स के बारे में बात करेंगे और सेक्शन 13 में जो है हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बेसिकली सब हमारे 6 सबसेक्शन आते हैं। सेक्शन 12 में भी 1 से लेकर 6 तक हमारे सबसेक्शन आएंगे और सेक्शन 13 में भी 1 से लेकर 6 तक हमारे सबसेक्शन आएंगे। जब सेक्शन 12 करेंगे तो सबसेक्शन 3 और सेक्शन जब हम सेक्शन 13 करेंगे उसका भी सबसेक्शन 3, दोनों के दोनों जो है रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज में भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा ना। नॉर्मल केस में क्या रहता है, सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। नॉर्मल केस में सप्लायर को कब पे करना है वो पता लगेगा नॉर्मल प्रोविजन में। और अगर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आती है जीएसटी पे करने की, तो लायबिलिटी तो जीएसटी रेसिपिएंट को कब पे करना है वो हमें कब पता लगेगा, वो बताएगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 और सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 हमें बताएगा रिवर्स चार्ज के केस में जो रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना है वो कब पे करना है। राइट, ये 3 हमारे पार्ट मेन बन जाते हैं। रेजिडरी पार्ट में बात करें अगर हम, तो मेनली हम सेक्शन 14 को कवर करेंगे, जहां पे एक डिफरेंट थोड़ा सा इससे डिफरेंट चीज निकल के आती है, वो अभी इससे मिक्सअप नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे उसका चर्चा अभी नहीं कर रहे। पहले हम सेक्शन 12 और 13 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम 14 की बात करेंगे। 14 में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन समझने वाली चीज है। तो सेक्शन 12 शुरू करते हैं। अब हमारा सेक्शन 12 अब जाके शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे को बेस क्लियर करना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या रहता है प्रोविजन को बनाते टाइम, वो क्या थॉट प्रोसेस रखेगी। अगर हमें वो क्लियर है तो फिर प्रोविजन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर हमें प्रोविजन जो है आसानी से समझ आ जाएगा। अब हमें ये पता लग गया है कि जो है एक ट्रांजेक्शन में 3 चीजें जो निकल के आती हैं, और गवर्नमेंट चाहेगी कि तीनों में से जल्दी जो है जो भी ट्रांजेक्शन पहले हो जाए, चाहे वो गुड्स की मूवमेंट हो जाए, चाहे उसको पेमेंट सप्लायर को जो है पेमेंट मिल जाए, या वो इनवॉइस इशू कर दे, कुछ भी पहले हो जाएगा। वो कहेगा भैया इस दिन ये तीनों में से ये वाली डेट पहले है, उस डेट वो कह देगा ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई है, तो इसमें ये इस मंथ में फॉल कर रही है, तो इस मंथ में मेरे को जीएसटी इस पे मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट ये बात कहेगी। और एसएससी इसको डेफर करना चाहेगा, वो डिफरेंट बात है कि एसएससी डेफर करना चाहेगा, एसएससी के हाथ में तो नहीं है कुछ, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाना है। तो हम गवर्नमेंट की इंटेंशन को समझते हुए सेक्शन 12 को जो है पढ़ेंगे। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स, यहाँ पे जो बात करी गई है सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की बात करेंगे। सेक्शन 12 कर रहे हैं तो सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं होगी। सर्विसेज से अगले अगले नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें हमें सिर्फ टाइम निकालना है कि कौन से डे में जो है वो मान लेगी, गवर्नमेंट मान लेगी कि भैया ये ट्रांजैक्शन हो गई है, अब मुझे इसके ऊपर टैक्स दे दो। तो ये सेक्शन जो है सबसेक्शन 1 सिर्फ यही बात बताता है कि लाइबिलिटी, इसमें हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी टू पे निकालेंगे कि कब लाइबिलिटी इंकर्ड हो गई है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। सबसेक्शन 2 इसके बाद में मेन है, जो सबसेक्शन 2 बात करता है वो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। वो कहता है टाइम ऑफ सप्लायर क्या रहेगा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। क्या डेट्स रहेंगी ये अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेट क्या रहेंगी, जैसे ही मैंने बात बोली तो वैसे ही लिंक हो जाना चाहिए कि क्या डेट्स रहेंगी, क्योंकि क्योंकि जो अभी हमने एग्जांपल में डेट्स रेफर करी वही सारी डेट्स यहाँ पे निकल के आएंगी। डेट्स कौन कौन सी हमने बात करी थी, इनवॉइस की, मूवमेंट की और पेमेंट की। गुड्स के केस में ये बातें करी थी ना, तो यहीं पे अब अगर उसको कोरिलेट करें तो पॉइंट नंबर ए क्या बात करता है, पॉइंट नंबर ए कहता है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट की बात करता है सबसे पहले, और साथ में कहता है और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। अब ये क्या है, इसको अलग से हम मार्क करके चलते हैं। सेक्शन 31 जब हम पढ़ेंगे, सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस से रिलेट करता है। टैक्स इनवॉइस का सेक्शन है 31, और टैक्स इनवॉइस जो हमें इशू करना होता है वो कब इशू करना होता है उसके बारे में जो है बातें बताई गई हैं सेक्शन 31 में।
रेफरेंस के लिए सेक्शन 31 का कुछ पार्ट जो कि आज सेक्शन 12 से और 13 से रिलेट करता है उतना जो है हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें जो है उसका जो इफेक्ट यहाँ पे लेना है इस सेक्शन में उतना पार्ट हम कवर कर सके। तो इसलिए अब मैं सेक्शन 31 क्या बात करता है वो बता रहा हूँ। सेक्शन 31 डिटेल में हम अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट रेफरेंस के लिए जो हमें जितना पार्ट चाहिए सेक्शन 12 का वो हम रेफर करेंगे। तो सेक्शन 12 हमारा क्या कहता था, 3 बातों में से कुछ भी, उसमें से इनवॉइस की डेट थी पहली, ठीक है। और बात कहता है, अब गवर्नमेंट की इंटेंशन देखो, गवर्नमेंट कहती है कि इनवॉइस इशू कर दिया आपने पहले, इनवॉइस इशू आपने कर दिया पहले, तो उस टाइम पे ही जो है आप हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मेरे ऊपर, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें टैक्स दे दो। अब एसएससी क्या करेगा, इनवॉइस इशू नहीं करेगा। इनवॉइस क्या करेगा, वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा। वो कहेगा जब तक मैं इनवॉइस इशू नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होएगा, मेरा जो है जीएसटी जो है डेफर होता जाएगा, मैं बाद में पे करूंगा, तो वो पैसा जो है मेरे पास ही पड़ा रहेगा, जो जीएसटी मुझे पे करना था वो मेरे पास ही पड़ा रहेगा। इसलिए सेक्शन 31 में जो है वहां पे टाइम लिमिट डाल दी कि कब तक जो है सप्लायर को जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना है किसी ट्रांजेक्शन के लिए। तो सेक्शन 31 बताता है कि रजिस्टर्ड पर्सन, कहता है वहां पे ये क्या बात करता है कि रजिस्टर पर्सन को कब तक जो है किसी ट्रांजैक्शन का जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वो डेफर नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, यहाँ पे जो बंदा टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है। अब टैक्सेबल गुड्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू किस पे मिलेगा, टैक्सेबल गुड्स पे मिलेगा, एग्जाम गुड्स पे तो गवर्नमेंट को कुछ मिलना नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, वहां पे तो कुछ मिलना ही नहीं है उसको, यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स पे मिलना है। तो टैक्सेबल गुड्स के केस में रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल, शेल मतलब मैंडेटरी, हमने मे और शेल का डिफरेंस देखा हुआ है क्या होता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, उसको कब टैक्स इनवॉइस इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। क्या मतलब हुआ इसका, जब सप्लायर अपने प्रेमिसेस से वो गुड्स को रिमूव कर रहा है, जब अब सप्लायर अपने प्रेमिसेस से, इसको प्रैक्टिकली कोरिलेट करके चलो कि कोई भी आप एलजी के शोरूम में गए, वहां से एलजी का जब वो वहां से टीवी बाहर निकल रहा है, जब वहां से शोरूम से वो टीवी बाहर निकल रहा है, तो टीवी बाहर निकलने से पहले, बिफोर और एट द टाइम, इस टाइम तक जो है टैक्स इनवॉइस जो है बन जाना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का, पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। मतलब वो जो है टीवी बाहर निकला शोरूम से, उसके साथ में इनवॉइस होना चाहिए इस प्रोविजन के हिसाब से। यही वो बात कहता है कि रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया ना, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी है, कब इशू करना है, पहले, बिफोर, या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब वो रिमूव कर रहा है उस टाइम पे भी इशू कर लेगा तो चल जाएगा, लेकिन उससे पहले, उस टाइम तक या उससे पहले पहले ही हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट यही कहता है, फॉर द सप्लाई टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को टीवी भेज रहा है तो वहां पे अपने शोरूम से बाहर निकाल रहा है, वहां पे उसको जो है रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले या उस टाइम तक जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना है। जो अभी हम बात कर रहे हैं, आप किसका कर रहे हैं, इनवॉइस, वो कागज का टुकड़ा, वो कागज का टुकड़ा उसके पास पहले इशू हो जाना चाहिए या एट द टाइम। उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का, उसके रिगार्डिंग रूल्स हैं, ये सेक्शन 31 है, वो हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी जो इसको हमें जितना पोर्शन हमें 12 में चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यही हमें कुछ मेन पार्ट जो स्टार्टिंग का है, यही हमें रेफरेंस लेना है सेक्शन 12 में। तो ये कहता है कि हमें टैक्स इनवॉइस डेफर नहीं कर सकता सप्लायर, सप्लायर को जो है कब तक इशू करना पड़ेगा, जब वो रिमूव कर रहा है तब तक उसको जो है उससे पहले पहले या उस टाइम तक जो है उसको जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगी ना इसमें, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेकेंड बात कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेकेंड बात कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ये क्या हुआ, हमने कहा एक तो बंदा आया एलजी के शोरूम पे, बंदा आया एलजी के शोरूम पे, वो कहता है भैया ये वाला टीवी मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है, उसने टीवी पे उसने पेमेंट करी, उसने टीवी वहां पे ले लिया,
और उसने जो है इनवॉइस ले लिया, पेमेंट कर दी और उसने रिमूवल वहीं से ही हो गया, तो सेक्शन 31 के हिसाब से उसने इनवॉइस भी मिल गया, जो एलजी वाला शोरूम वाला था वो इनवॉइस भी इशू कर देगा, सेक्शन 31 की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई और उसको जो है रिमूवल पे ही मिल गया। लेकिन मान लेते हैं हमने उसको कहा कि हमारा जो है आप उसने कहा कि भैया हम घर तक पहुंचा देंगे, हम जो है घर तक पहुंचा देंगे, आप घर पे पेमेंट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बुकिंग कर रहे हैं आपकी, आप घर पे कर देना। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स, इस केस में क्या हुआ, वहां पे वो शोरूम पे नहीं गया, वो शोरूम पे नहीं गया, या मान लो गया, उसने बुकिंग कराई, लेकिन उसको रिमूवल वहीं पे नहीं हुआ, उसको कहां मिलेगा, वो घर पे मिल जाएगा, घर पे वो पेमेंट कर देगा, घर पे मिल जाएगा उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, कहां पे मिल जाएगा उसको, घर पे, राइट। इन एनी अदर केस, मान लेते हैं लिफ्ट इंस्टॉल करी एट साइट एंड मेकिंग मेड अवेलेबल फॉर द यूसेज बाय द रेसिपिएंट, तो ऐसे केसेस में उसको इनवॉइस कब तक, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इनवॉइस की बात कर रहे हैं, तो इनवॉइस कब तक हो जाना चाहिए, अगर उसको वहीं पे, अगर उसको शोरूम पे ही डिलीवरी मिल रही है तो शोरूम पे ही उसका टैक्स इनवॉइस जो है इशू हो जाएगा, अगर उसको घर पे डिलीवरी मिल रही है, उसको घर पे डिलीवरी मिल रही है, तो घर पे आने से पहले पहले, घर पे आने से मतलब एग्जांपल अपने घर का लिया है, ठीक है, मतलब उसको डिलीवरी मिलने से पहले पहले जो है उसका टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मतलब टैक्स इनवॉइस को हमारे को जो कंक्लूजन समझना है कि सप्लायर जो है टैक्स इनवॉइस को जो है